प्रिंसिपल ऑफ रेडियोलॉजी इन 1 आवर वीडियो। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो जनरल सर्जरी है, एज़ प्रॉमिस मैंने कहा कि 1 आवर वाली वीडियोस आ रही हैं जनरल सर्जरी की, तो उसकी पहली ये सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसके अंदर हम रेडियोलॉजी के अंदर देखेंगे। अगर आप ये टॉपिक्स कर लेती हैं तो आपका इंशाल्लाह रेडियोलॉजी में से कोई क्वेश्चन जो है ना वो नहीं रहेगा। ठीक है, कोशिश करूँगा मोस्ट ईजीएस्ट वे में समझाने की, जितना मुझे आता है, जितना हमारे टीचर्स ने सिखाया। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास ना मोस्टली 8 मार्क्स का जो है ना नम्स हो गया या यूएचएस हो गया, 8 मार्क्स है, एक एससीक्यू 3 एमसीक्यूज लग जाया करती हैं या मोर और लेस इस तरह ही होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रेडियोलॉजी के अंदर सबसे पहले हमने जो डिस्कशन करना है वो है ऑल अबाउट रेडिएशन एंड इमेजिंग टेक्निक्स। ठीक है, जितनी भी हमारे पास रेडिएशंस अब आपकी बॉडी जो आ रही हैं, यार तुम तो रह जो ना। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या चीज़ देखनी है, एक तो हमने रेडिएशन देखना है। ठीक है, और जितनी भी हमारे पास इमेजिंग टेक्निक्स हैं ना वो इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे, जो आपने अमूमन वार्ड्स के अंदर जिन लोगों ने अटेंड किया है उनको अच्छे से आइडिया हो ही गया होगा। ठीक है, तो हम वार्ड्स के अंदर जो भी डायग्नोसिस बनाते हैं क्लिनिकली, ठीक है, उस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हमने ये रेडियोलॉजी का सहारा लिया, ताकि हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है, हमें लग रही है नहीं ये टीबी है, नहीं ये प्लूरल एफ्यूजन है, नहीं है, तो हमने उस अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने के लिए रेडियोलॉजी का सहारा लिया है। ठीक है, और इवन ये हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी वो कह रहा है कि यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है, कोशिश करूँगा कि इसको जो है ना वो मोस्ट ईजीएस्ट वे में करूँ। अल्ट्रासाउंड बेसिकली क्या है, आपने कहा होगा कि वो जो चक्कों की आती हैं ना औरतें, वो कहती हैं हमने यहाँ मशीन लगवानी है, तो वो मशीन क्या होती है, गायनी में जिन लोगों लड़कियों ने जाना है ना, तो मशीन यही होती है कि वो अल्ट्रासाउंड उसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली होता है कि हमारे पास साउंड है ना, तो यहीं से याद कर लो कि इसके अंदर हमारे पास सारी की सारी साउंड वेव्स होंगी। ठीक है, मतलब कि आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है ना साउंड वेव्स और उनकी। ठीक है, हमारे पास एक होता है कि यूं करके एक इस तरह करके जो है ना वो प्रोब सा होता है। ठीक है, यहाँ इस प्रोब से हमारे पास जो है ना वो निकलती हैं साउंड वेव्स। ठीक है, और हमने अमूमन चलो गायनी का अगर केस है तो हमने ये इसका सपोज करिए हामला खातून है, तो उसके पेट के ऊपर ये प्रोब जो है ना वो यूं बिल्कुल साथ इन कॉन्टैक्ट करना आता है, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, उसको लुब्रिकेट करने के लिए इसके ऊपर हमने एक जेल अप्लाई कर लेनी होती है। ठीक है, और ये प्रोसीजर एग्जामिनर वाइवाज के अंदर अमूमन पूछ लिया करती हैं, मोस्टली बच्चों को नहीं आता। ठीक है, तो एक दफ़ा देख लेना बार्ड्स के अंदर जाके, पहले हम जेल अप्रूव करते हैं इसके ऊपर, उसके बाद हम इस प्रोब को इसके ऊपर यूं पकड़ कर रगड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ईजिली होता है। अब मेडिकल जो अल्ट्रासाउंड है ना आम अमूमन आपका, तो उसकी फ्रीक्वेंसी का एक एमसीक्यू आता है, तो वो हमारे पास मोर और लेस जो है ना वो जितने भी अल्ट्रासाउंड है उनकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज से लेके 20 जो है ना वो मेगा हर्ट्ज है। ठीक है, मज याद कर लो, मेगा हर्ट्ज जो है ना वो मज का अल्ट्रासाउंड करना है। ठीक है, तो मज का अल्ट्रासाउंड यूं कह लो। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू होता है, कहीं मेगा होता है, कभी नैनो हर्ट्ज होता है, जो भी है, तो लेकिन मज का अल्ट्रासाउंड आपने करना 3 से 20 मेगा हर्ट्ज में। ठीक है, अब इन्हीं के अंदर हमने एक रेंज है जो अब्डोमन के लिए हमने करना है ना। ओवरऑल मैं अल्ट्रासाउंड की बात कर रहा हूँ, हमारे पास 3 मिनिमम रेंज होती है, मैक्सिमम 20 होती है। जो हमने अब्डोमन के लिए अडॉप्ट करनी है ताकि बच्चे को भी नुकसान ना पहुँचे, वो हमने 3.5 से 5 मेगा जो हर्ट्ज है ना वो हमने इसके अंदर जो है ना वो यूज़ करनी होती है। मतलब लानत भेज देनी है 5 वाली, पेट के ऊपर जो है ना पूरा हाथ रखना है, लानत एक मान की, ठीक है, तो वो 5 आ गया। तो ये इस तरह याद रहेगा आपको। मैंने तो यूँ किया था, बाकी अगर किसी को अच्छे नहीं लग रहा वो प्लीज़ अपना निमोनिक कमेंट सेक्शन में बता दिया करे, कोई इतनी इशू नहीं है। ठीक है, अब हमने ना अमूमन पेशेंट जब आता है आपके पास, तो किन किन केसेस के अंदर आपको अल्ट्रासाउंड करवाने की कंडीशन बनती है। हो सकता है उसको कोई हेपेटिक कोई पैथोलॉजी चल रही है। ठीक है, मतलब जिगर के अंदर जो है ना वो कोई इस सोजिश है जो भी है। ठीक है, या फिर वो कंप्लेन करे आपके पास आके राइट कोलिक पेन की। ठीक है, राइट हाइपोकोंड्रियम की, चलो हम कर लें सडन हाइपोकोंड्रियल पेन हो गया ना, तो पेट के हमारे पास कितने रीजन होते हैं, एपिगैस्ट्रियम, अम्बिलिकस, हाइपोगैस्ट्रियम, राइट हाइपोकोंड्रियम, लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम हो गया, लंबर हो गया और इलिक्स वेन। तो राइट हाइपोकोंड्रियम में क्या है, लीवर है, तो वही है कि राइट हाइपोकोंड्रियम के अंदर पेन है तो आप उसको अल्ट्रासाउंड के लिए भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलावा अगर उसके साथ में सिम्टम्स क्या है, येलो स्क्लेरा है, उसका आँख का स्क्लेरा बिल्कुल पीला है, उसको साथ वॉमिटिंग है, और साथ में उसको जो है ना वो नोजिया चल रहा है। ठीक है, और उसके जो स्टूल है वो डार्क पेल स्टूल है। ठीक है, स्टूल उसके बिल्कुल पेल है,
ठीक है, और जो यूरन है वो उसका जो है ना वो डार्क आ रहा है। तो ये पक्की कंडीशन है कि आपको जो है ना वो कोई ना कोई इसका जिगर का मसला चल रहा है, उसकी जरकान हो सकता है, हेपेटाइटिस होते हैं। हम इसके लिए क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड हमने करवाना है। नहीं एक्सरे करवाया, ना हमने मेमोग्राफी, ना सीटी, ना एमआरआई, ना, तो सबसे पहला जो हमने करना है वो हमारे अल्ट्रासाउंड करवाना है। ठीक है, अब इसी जो है ना अल्ट्रासाउंड, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसके जो है ना वो यहाँ पे मैं कुछ बता देता हूँ एडवांटेजेस, क्या क्या फ़ायदे हैं अल्ट्रासाउंड करवाने के। बहुत इजी से आप खुद थोड़ा सा दिमाग में लाए, अगर आपने गायनी की वार्ड अटेंड की है ना तो अल्ट्रासाउंड खुद देखा है। कई हार्मफुल साउंड वेव्स क्या हैं, आम तरह की वेव्स हैं, ठीक है, तो ये हार्मफुल नहीं। जिस तरह एक्सरे रेडिएशन होती है वो बच्चे के लिए ख़तरनाक है, तो इसी वजह से हम एक्सरे की जगह हामला खातून में अल्ट्रासाउंड करती हैं, क्योंकि ये नॉन हार्मफुल है। ठीक है, इजी हो गया, ये पक्का क्वेश्चन आता है। इसके अंदर नो रेडिएशन, कोई भी हमारे पास रेडिएशन नहीं है। ठीक है, सस्ता सा है, मतलब गली गली में जो है ना अल्ट्रासाउंड वो कर रहे होते हैं बैठ के। ठीक है, इजीली अवेलेबल है, ये है। ठीक है, हर माई नानी दादी जो है ना वो जाके अल्ट्रासाउंड जो है ना वो करवा के आ रही होती है। पेनलेस है, मरीज को कोई दर्द नहीं, कोई टीका टांका कुछ भी नहीं है, बस हमने जेल लगाई और ऊपर से कर दिया। ठीक है, नो सीडेशन, कोई आपने इसको बेहोशी नहीं की, ये भी इसका बड़ा एडवांटेज है। क्विक रिजल्ट है, यूं आपने मशीन लगाई है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड वाली, और उधर आपसे कंप्यूटर के ऊपर जाना रिजल्ट आ गया था, तो क्विक हमारे पास रिजल्ट है। कोई ये नहीं कि एक दिन बाद आके रिपोर्ट लेना है। गुड सेंसिटिविटी है, इजीली हमारे पास, और स्पेसिफिसिटी भी इसकी अच्छी है। तो सेंसिटिविटी भी अच्छी है इसकी, और हमारे पास स्पेसिफिसिटी अच्छी है, ये इसकी है हमारे पास। अलॉन्ग विद इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इजीली हमने एक तो अभी ऊपर जो डायग्नोस किया है, एक हम लीवर पैथोलॉजी जो है ना वो देख सकते हैं। इसी के साथ अगर गुर्दे में पत्थरी है तो रीनल अल्ट्रासाउंड, हम रीनल पैथोलॉजी जो है ना वो देख सकते हैं। अगर किसी को बिलरी जो है ना, मतलब वही के जिगर के साथ जो बिलरी अट्रेजिया है, वो बिलरी पैथोलॉजीज आप अपने स्पेशल पैथो के अंदर पड़ेगी, वो हो सकता है। किसी को ब्रेस्ट थायराइड की कोई पैथोलॉजी है, वो भी अल्ट्रासाउंड के जरिए सबसे पहले हम करते हैं। किसी को सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग है, वो भी हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए करेंगे। किसी को थायराइड का मसला है, वो भी हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए। कोई अगर फॉरेन बॉडी आ गई है, ठीक है, जिस तरह बच्चे अमूमन फॉरेन बॉडी खा लिया करते हैं, तो वो भी हम इसके ज़रिए यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसी अल्ट्रासाउंड की अमूमन पूछ लेते हैं बेटा इसकी कोई हाई एडवांस फॉर्म अब आई है, कहेंगे यस, इसकी कुछ हमारे पास अल्ट्रासाउंड की हाई एडवांस्ड फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। वो कौन कौन सी है, आप कहेंगे बी स्कैन। अब जिन लोगों ने फोर्थ ईयर में ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ी है, तो आई के लिए हम क्या करते थे, अल्ट्रासाउंड, नो, उसके लिए एक स्पेसिफिक, उसी अल्ट्रासाउंड का स्पेसिफिक वर्ड था बी स्कैन। ठीक है, वो हम करना है। फिर हमने, अगर हमने जो है ना वो अंदर जाना है, आंत के अंदर जाना है, तो हम क्या अल्ट्रासाउंड करेंगे उसे, नहीं, हम उसको एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी कहेंगे। ठीक है, तो एक हमारे पास प्रोब होता है, वो हम उसके अंदर डाल देते हैं, वो जाके हमारे पास वेव फेंकता है और हमें पता है। फिर हमने वेस्कुलर की अगर करनी है तो हम उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास होता है डॉपलर। जो अमूमन आपने देखा होगा कि क्लिनिक के अंदर रंग बिरंगी सी जो ना पिक्चर्स आ रही होती हैं, वेन जो होती है वो ब्लू कलर की नज़र आएगी, जो आर्टरी होती है वो आपको रेड कलर की। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वो कोई डॉक्टर यू कर रहा होगा या कोई टेक्नीशियन, तो आपको जो रेड कलर की जो है ना पिक्चर नज़र आ रही होती है वो सारी आर्टरी होती है, और जो ब्लू कलर की जो है ना वो हरकत करती हुई चीज़ नज़र आ रही थी वो बेसिकली वेन होती है। इसको हम कहते हैं डॉपलर। ठीक है, हमेशा ये बात याद रखना है। वो कहेगा बेटा ये हम क्या कर रहे हैं, आपने कहा सर ये आप डॉपलर कर रहे हैं, ईजी हो गया। ये बातें कुछ थी जो इंपॉर्टेंट। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसके कुछ एडवांटेज है, जहाँ खुशी वहाँ गम। ठीक है, तो जहाँ पे हमारे पास एडवांटेजेस हैं, यहाँ पे हमारे पास अब कुछ डिसएडवांटेजेस हैं अल्ट्रासाउंड के। एक तो ये है कि इसके लिए जो है ना स्पेशल टेक्नीशियन चाहिए, ऑपरेटर डिपेंडेंट है। ये नहीं कि मैं तुम जाके जो है ना पकड़े और वो कर दी। ठीक है, हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आम बंदा तो नहीं ना कर सकते, जिससे थर्मामीटर से जो है ना वो हर बंदा जो चेक कर लेता है, तो ये तो नहीं है इस तरह बुखार चेक करने वाले। स्किलफुल मैन जो है ना वो हमें चाहिए। ठीक है, हमें प्रॉपर इसके लिए प्रोब चाहिए, प्रॉपर हमारे पास मशीन चाहिए, उसके लिए खर्चा चाहिए। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास लॉन्ग लर्निंग बहुत ज़रूरी है, हमें अच्छी खासी इसके बारे में पता हो, हमें पढ़ना आना चाहिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, रीड द रिपोर्ट डॉक्टर या रेडियोलॉजिस्ट के जरिए। तो ये हमारे पास कुछ है, तो ये आप थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर देंगे, आप खुद भी लिख सकते हैं, कोई इतना बच्चों वाली बात नहीं है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट इतना तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ बात करनी है बी स्कैन की, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो वो आंख जो है ना वो बंद करवा के उसके ऊपर जो है ना वो जेल लगा के और वहाँ से जो है ना हम करते हैं, इसके जरिए हम क्या करते हैं, कोई भी रेटिनल डीअटैचमेंट है वो देख लिया। ठीक है, हमारे पास आई कुछ इस तरह करके बनती है ना। ठीक है, ये इसका डेला होता है, यहाँ पे इसके ऊपर वो सारे के सारे कवरिंग होती है, तो इसकी कवरिंग के ऊपर जो है ना हम रख के, हम देखो अब आंख के ऊपर कभी भी एक्सरे नहीं मारनी, हमने साउंड वेव मार रहे हैं। एक्सरे मारोगे तो
आंख डैमेज हो जाएगी। तो ये एक अताई डॉक्टर और आपके अच्छे MBBS वाले डॉक्टर में ये फ़र्क होता है। तो इसके लिए हम रेडियो फ्रीक्वेंसी कितनी है हमने यहाँ पे कहा था कि 3 से 20 मेगाहर्ट्ज़ तक हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। अगर पेट की करनी है तो पेट के ऊपर लानत मारनी यूँ 5, ठीक है, 3.5 से 5। जबकि जो आँख है, आँख को पैसे दिखते हैं 10 से 15 रुपए, आपने याद रख लेना है, ठीक है। 10 to 15 मेगाहर्ट्ज़ जो है ना वो आपने फ्रीक्वेंसी सेट करनी है उस साउंड वेव की। ये भी एक MCQ था, पक्का MCQ था, ठीक है। तो हमने ये एक मांगी, आंख बंद करवाओ, उसके ऊपर मारो। फिर नंबर सेकंड में हमने कहा एंडोस्कोपिक जो अल्ट्रासाउंड है ना, ये हम किसके लिए करते हैं, जो आपका GI ट्रैक है, ठीक है, आपकी जो खूबसूरत सी ये जो जा रही है GI ट्रैक सारी इसके अंदर हम डालते हैं वो प्रोब, ठीक है, एंडोस्कोपिकली अल्ट्रासाउंड। या फिर ये जो फीमेल है, ठीक है, इनकी जो खूबसूरत सी वजाइना, इनके अंदर हम प्रोब डाल दिया करते हैं। तो इसके अंदर से हम हमारे पास जो एंडोस्कोपिकली इसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। कैमरा लगा होता है प्रोब के साथ, ठीक है, वही एक प्रोब होता है, ठीक है, उसके ऊपर हम एक कैमरा छोटू सा लगा देते हैं। तो कैमरा जो है ना हमें दीवारें दिखा देता है सारी साइडों वाली, और हम उसके ऊपर जाके जब अल्ट्रासाउंड वेव्स मारते हैं तो वो उसकी पिक्चर खींच लेता है। ईजी होगा कि नहीं होगा? और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। हम इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, एंडोस्कोपी के अंदर हमने वाल्स जो है ना वो देख ली हैं। फिर हमारे पास आता है जी डॉपलर। डॉपलर के अंदर हमने क्या करना है, साउंड वेव्स के जाने और आने का मतलब वेसल है ना, ये सपोज करे कोई भी वेसल, इसके अंदर हमारे पास RBCs घूम रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम साउंड वेव किसी प्रोब के जरिए मारती हैं तो जब जो जाती है तो किसी हरकत करती हुई RBC से गुजरती है और वापस आती है, तो यहाँ पे एक प्रोब होता है, यहाँ पे उसका डिटेक्टर होता है, ठीक है। उसके आने जाने के दरमियान जो हम ना वेलोसिटी है, ठीक है, साउंड वेव्स की, वो देख लेते हैं। ये हमें बता देता है कि आया कि कितना ब्लड फ्लो है, आया कि ब्लड फ्लो है नहीं है, क्या चल रहा है। तो ये किन पेशेंट में करेंगे हम, जिन पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस है उनके अंदर हम डॉपलर कर लेंगे, ठीक है। नंबर 1 ये होगा, ठीक है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में मोस्टली हम यही कर लिया करते हैं, हमें पता चल जाया करता है, ठीक है। अब एक और है डॉपलर के साथ एक लफ्ज़ लिखा डुप्लेक्स स्कैन। डुप्लेक्स क्या होता है, अगर मैं डॉपलर स्कैन और B स्कैन को मिला दूँ तो हमारे पास एक और मज़ीद क्लियरिटी वाली इमेज आ जाती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डुप्लेक्स स्कैन। तो हमारे पास डॉपलर स्कैन और B स्कैन का जो है ना वो मजमुआ यूँ कह लें, हमारे पास डुप्लेक्स स्कैन जो है ना वो एक तरह का मोर एक सिंपलेस्ट वर्ड में मैंने बता दिया, ठीक है। तो यही होता है। अब एक इसकी भी हमने मज़ीद एडवांस फॉर्म ले ली कि हमारे पास होता है जी कलरफुल डॉपलर होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास क्या होती है, सारी चीज़ें रंग बिरंगी नज़र आती है, तो कलरफुल इसको हम डॉपलर भी अब मज़ीद इसको कहते हैं। अच्छा, अब लिमिटेशन क्या है अल्ट्रासाउंड की, हमने एडवांटेजेस कर लिए, किस किस जगह पे हमारा अल्ट्रासाउंड करें भी तो हमें रिजल्ट नहीं आएगा। आपने कभी सुना है फेफड़ों का अल्ट्रासाउंड किया? नो, ठीक है ना, आपने फेफड़ों का, आपने कभी सुना कि यार उसकी हड्डी टूट गई है वो हड्डी का अल्ट्रासाउंड करवा गया? एक्सरे करवाते हैं हड्डी का, कभी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते, ठीक है। तो अगर तो फेफड़े हो, हवा हो, या फिर कोई भी सॉलिड चीज़ हो, यानी हमारे पास बोन वगैरह, तो कभी भी हम अल्ट्रासाउंड नहीं, ये लिमिटेशन है। ये अल्ट्रासाउंड हमें ना तो एयर दिखाता है ना हमें बोन वगैरह का। क्यों? जब इसके ऊपर अल्ट्रासाउंड मारेंगे, ठीक है, तो लंग्स का अल्ट्रासाउंड है ही, एयर ही नहीं है, तो वो ऑब्जर्व क्या करेगी, तो बोन क्या है, वो सारे के सारे जो है ना साउंड वेव को जज़ब कर लेती है। तो हमारे पास पीछे रिजल्ट क्या बचना है, कुछ भी नहीं। तो ये है जी हमारे अल्ट्रासाउंड के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास बताना मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सरे, जल्दी से करते हैं। इसका दूसरा नाम एग्जामिनर पूछ बेटा एक्सरे का दूसरा नाम क्या है? कन्वेंशनल, इसको हम कहते हैं रेडियोग्राफ, ठीक है, कन्वेंशनल रेडियोग्राफ इसको कहते हैं। आपने जो लोग जो है ना वो जिनका शायद अगर आर्मी का बैकग्राउंड है या जो आर्मी के लिए मेडिकल के लिए जाते हैं, ठीक है, आप हर एक कैंडिडेट को जो है ना वो अपना एक फ़ाइनल वाला भी और इनिशियल मेडिकल के अंदर तो नहीं होता, लेकिन फ़ाइनल मेडिकल के अंदर जो है ना जब आप रिकमेंड हो जाते हैं GHQ से, तो तब जो है ना वो एक्सरे आपकी चेस्ट का लाजमी करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना बंदे को खड़ा करती हैं, ठीक है, और पीछे से यहाँ रेज मारते हैं एक्सरे की, ठीक है। बंदा की चिन यहाँ पे होती है, ठीक है, अगर किसी छाती उसकी बिल्कुल ये सांस इसके लगी होती है, पीछे से एक्सरे मारते हैं, कहते हैं कि लंबा सांस लो और रोक लो, ठीक है, और कड़क करके 2 मिनट के अंदर जो है ना वो 2 मिनट या 5 सेकंड के अंदर जो है ना फिल्म की यहाँ पे फिल्म पड़ी होती है, इसके ऊपर आपका एक्सरे सारा छप जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है। तो इसमें हमारे पास ये एक डिटेक्टर है, सोर्स है, ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास डिटेक्टर दरमियान में बंदा खड़ा जिसकी करनी है, ठीक है। अब ये किन किन
3 जगह पे एक्सरे हम कर सकते हैं। ये 4 डेंसिटीज़ जो है ना, हमने देखा कि हम हड्डी का एक्सरे करवाते हैं तो हमारे पास लंग्स का एक्सरे करवाते हैं, तो एयर के लिए भी हम कर सकते हैं, फैट के लिए भी कर सकते हैं जो थोड़ी सी सॉलिड चीज़ है, सॉफ्ट टिश्यू का भी एक्सरे हो सकता है, या फिर हमारे पास बोन का एक्सरे भी हमारे पास होती है। देखो कभी आपने अगर फैमिली में अगर आपने एक्सरे, या अगर आप खुद आर्मी से हैं, ठीक है, तो आपने जब अपना मेडिकल करवाया तो अब एक्सरे की फिल्म आती है, ठीक है, वो सारी काली होती है, लेकिन जो हड्डियाँ होती हैं वो आपको सफ़ेद सफ़ेद यूँ करके हड्डियाँ नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। तो यूँ सफ़ेद हड्डियाँ, मतलब जो चीज़ जज़ब होगी वो सफ़ेद हो जाएगी, ईजी हो गया। तो जहाँ जहाँ पे वो एक्सरे जहाँ पे रुकेगी वो वाइट हो जाएगी, सफ़ेद हो जाएगी, मतलब हड्डी ने एक्सरे रोका है ना तो वो सफ़ेद होगी। जहाँ पे एक्सरे रुकेगी नहीं, सीधा हवा है, ठीक है, फेफड़े, तो वहाँ से जो है ना वो बिल्कुल सीधा, और वहाँ पे सारा एक्सरे जो है ना वो काला काला है। सिर्फ जहाँ पे हड्डी होगी वहाँ पे रुकी है तो वहाँ पे वाइट हो जाएगी। बस ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। एडवांटेज क्या है एक्सरे का, तो इसको मैं एडवांटेज यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं एक्सरे के एडवांटेजेस लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्सरे का एडवांटेज क्या होगा, खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। सिलेक्शन के अलावा, आर्मी में सिलेक्शन के अलावा या फोर्सेज में सिलेक्शन, एक तो ये चीप है, सस्ता है। 800 से 900 रुपये में कंबाइन मिलिट्री हॉस्पिटल में करते हैं ये। CMH में अमूमन इतने का हो जाता है, अभी का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो कैंडिडेट्स होते हैं ना उनको बड़ा अच्छा डिस्काउंट देते हैं। मतलब मैंने करवाया था 300 में आई थिंक, ओवरऑल जो है ना 800 है सिविलियन के लिए, ठीक है, लेकिन जो फिर कैंडिडेट होते हैं ना जो सिलेक्शन के लिए आते हैं उनको जो है ना वो स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है, उनकी पर्ची अलग से बनती है, तो वो हमारे पास होती है, ठीक है। इसके अलावा साथ में क्या होता है, विजाइन ये जो यूनिवर्सल अवेलेबल है, ठीक है, हर जगह हर गली नुक्कड़ में जो है ना लेबॉर्ट्री बनी है वो एक्सरे कर देती है। कोई एक्सपर्टीज़ की ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्लिक करके उधर से आपने मशीन चलानी है, उधर से आपने कंप्यूटर से ऑपरेट करके, और क्विक इमेज आपको मिल जाए फ़ौरन से, जो है वो कहते हैं चलो बैठो 5 मिनट में आपको इमेज जो है ना वो तस्वीर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये है। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक दफ़ा चलो एक्सरे हो गया ठीक है, लेकिन अगर बार बार एक्सरे आप करवाए, ठीक है, तो ये रेडिएशन है। हमने कहा कन्वेंशनल रेडियोग्राफ इसका दूसरा नाम है, तो रेडिएशन है, तो रेडिएशन आपकी बॉडी के लिए कभी भी अच्छी नहीं होती बार बार, ठीक है। तो एक रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर था कि साल में आई थिंक 3 दफ़ा या 4 दफ़ा ना आप एक्सरे करवाएं तो काफ़ी है। अगर इससे ज़्यादा करवाएंगे तो आपके अंदर ना म्यूटेशन और मेलेग्नेंसी जो है ना वो हमारे पास कैंसर होने के चांस जो है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही है हमारे पास। तो लंग्स को ये जेट ब्लैक दिखाएगा, बोन्स को बिल्कुल सफ़ेद दिखाएगा, जो फैट होगा उसको वाइट दिखाएगा, मसल जो है ना वो ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। फैट अमूमन आपको ग्रेश वाइट जो है ना वो डार्क ग्रे मिलते हैं, फॉरेन बॉडी है वो भी आपको वाइट मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि हमारे पास एक लफ्ज़ होता है जी कंट्रास्ट एक्सरे, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब कंट्रास्ट में क्या है, हम कोई भी चीज़ जो है ना ऐसी डालेंगे जो वेन ब्लड वेसल जिससे प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि उसको कोई चीज़ ऐसी खिला देंगे, या हम उसके जो है ना GIT में है तो अगर, तो उसको जो है मुंह से ओरली कुछ खिला दो, उसके बाद हम एक्सरे लेंगे तो जो जहाँ जहाँ पे होगी ना अजीब अजीब सी चीज़ें, ठीक है। कंट्रास्ट एक्सरे में क्या होगा, हम जिस तरह बेरियम से वैलो करवा देते हैं, ठीक है, तो वो आपको एप्पल कोर या बर्ड बी का पेरेंस आपको मिलती है ना एक्लेजिया के अंदर, तो वो यही होता है कि हम एक्सरे करते हैं तो आपको बर्ड बी का पेरेंस वो यही है कि हम खिला दिया, कंट्रास्ट एक्सरे करवाया, ठीक है। और इसके साथ हम अमूमन ब्लड वेसल जो है ना अगर वेन के अंदर डाल देंगे तो ब्लड वेसल प्रोमिनेंट हो जाएंगे, ठीक है। फ्लोरोस्कोपी स्टडी में कह रहा है कि बेरियम का एक पेस्ट होता है, ठीक है, हमने क्या करवाया, बेरियम पेस्ट जो है ना वो याद रखना है आपने, ठीक है। तो ये फ्लोरोस्कोपी की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी इसी की टेक्निक है। बेरियम जो है ना वो हम उसको पेस्ट खाने को देते हैं, उसके बाद हम उसकी जो है एक्सरे पिक्चर लेते हैं, ठीक है। तो वो एक्सरे को जो है ना जस्ट लाइक अ वीडियो जो है ना वो कड़क कड़क जहाँ जहाँ से वो बेरियम गुजरता जाएगा उसकी तस्वीर लेता जाएगा, लेता तस्वीर तस्वीर तस्वीर, तो वो एक वीडियो की फॉर्म में आपके पास जो है ना वो इमेज आ जाएगी, ठीक है। यूँ लगेगा आप कोई वीडियो देख रहे हैं, तो वो जिस जिस तरह बेरियम नीचे जाता जाएगा वो आपको, तो कॉन्टीन्यूस एक्सरे बीम सीरीज ऑफ इमेज शोन एज अ वीडियो, तो वो फ्लोरोस्कोपी इसको हम कहेंगे। कॉन्टीन्यूस हमें जो है ना वो एक्सरे बीम नज़र आ रही है वो हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं बेरियम की बात आ ही गई है तो इसको हम एलेबोरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो बेरियम है ना, ठीक है, इसकी स्टडीज़ के अंदर हमने क्या किया, एक तो बेरियम को स्वेलो करवाया, उसको निगलने को कहा, दूसरा में बेरियम को एज अ मील जो है ना उसको खिला दिया है, ठीक है। जब उसको सिर्फ स्वेलो करवाते हैं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, उसकी फेरेंक्स और ओरोफेरेंक्स जो है ना वो बस ऊपर वाला जो है ना वो चेक करते हैं। अगर हमने नीचे वाला लोअर जो है ना वो स्ट्रक्चर या स्टोमिक वगैरह चेक करें तो हमने बेरियम को एज अ मील यूज़ करवाना, उसको स्वेलो नहीं करवाना, ठीक है।
जहाँ 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 से वो गुजरता जाएगा हमें पता चल जाएगा। अब हमने जो है ना वो कह रहा है कि अगर पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन देखनी है तो हम उसको एज अ मील खिला दें जहाँ जहाँ से गुजरेगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन तक वो कैसे पहुँचेगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में आप नीचे से जो है ना वो रेक्टम के थ्रू एक होता है एनीमा देना, जिनको लोगों को सीवियर कॉन्स्टिपेशन होती है उनको हम एनीमा देते हैं, मतलब वो लुब्रिकेंट होता है, उस एनीमा के अंदर हम बेरियम डाल देते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एनीमा जाएगा, जहाँ जहाँ बड़ी आंत के अंदर, ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन असेंडिंग कोलोन ट्रांसफर, तो वो जहाँ जहाँ से गुजरेगा वहाँ पे आप पर रेक्टम जो है ना आप दे के उसको कर लेंगे। फिर हमारे पास इसने एक कंडीशन लिखी हुई है डबल, हमारे पास है कंट्रास्ट बेरियम। डबल कंट्रास्ट बेरियम क्या होता है, नाम में ही कुछ नजर आ रहा है, टू विजुअलाइज दी म्यूकोजा। ठीक है, मतलब अगर आपने कोई भी म्यूकोजा को विजुअलाइज करना है, ठीक है, सपोज करें कि ये जी है हमारे पास GIT है, बिल्कुल सारी खुली हुई है, कोई है आपने बेरियम भी खिला दिया, बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं यार इसके म्यूकोजा के अंदर जो है ना वो कुछ ना कुछ मुझे मसला लग रहा है, तो किस तरह हो सकता है इस म्यूकोजा के अंदर कुछ जो है ना गड़बड़ी लग रही है मुझे, इस म्यूकोजा को कैसे मैं देखूँ अब। ठीक है, आप उसको देते हैं कोई ऐसी चीज़, कार्बोनेटेड ड्रिंक, पेप्सी कोक के अंदर जो है ना वो आप इसको ना कार्बोनेटेड ड्रिंक, ठीक है, अब पेप्सी कोक का हमने बाइकाट किया तो आप गोरमे कोला दे देना, ठीक है, या अमृत कोला दे देना। ठीक है, वो जब वो पीता है ना, तो जब वो जहाँ जहाँ से गुजरता है, जब वो म्यूकोजा के साथ टच करता है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर आप उसकी एक्सरे की कड़क करके इमेज लेती हैं, ल्यूमन आपको बिल्कुल क्लियर नजर आता है, लेकिन उसकी साइड की दीवारें जो है ना वो आपको जो है ना वो नजर आती है। इससे हम कहते हैं कि हमारे पास डबल कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट और फिर उसके बाद डबलिंग का उसके हमने चेक कर ली। ये हमारे पास हो गई एक्सरे के बारे में, इतनी बातें काफ़ी। नेक्स्ट है मेमोग्राफी। मेमो में कुछ याद आ रहा है, ठीक है, सॉरी फॉर माई डेटी निमोनिक। इसमें हम बेसिकली क्या करती है कि इसी एक्सरे को अगर हम उसके मेमो पे मारें, ठीक है, मतलब उसके ब्रेस्ट के ऊपर मारें, तो एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट ईजीएस्ट वे में अगर मैं बताना चाहूँ तो यही है। ठीक है, इसके अंदर हम, लेकिन जो आपके है ना ब्रेस्ट, वो अमूमन जो फीमेल है उनके ब्रेस्ट बड़े नाजुक होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हम एक्सरे की लो डोज जो हमने यूज़ करनी होती है। ठीक है, अब ये मेमोग्राफी करते हैं, एक तो ये लीस्ट इन्वेसिव है, लो डोज होने की वजह से लीस्ट इन्वेसिव है। ठीक है, एसिम्टोमेटिक है, कोई ऐसा सिम्टम नहीं आती, इजीली अवेलेबल है, लेस हैजर्ड है, लो डोज एक्सरे है, गुड रिजल्ट हमें मिल जाता है। इस वजह से हम जो है ना वो जो है ब्रेस्ट उसकी जो है ना वो हम करते हैं। इसके अंदर बेसिकली है क्या, ब्रेस्ट के अंदर देखो ना सारे का सारा जो है ना इसके अंदर क्या भरा हुआ है, फैट टिश्यू भरा हुआ है। ठीक है, जो एक्सरे बीम को हम क्या करते हैं ब्रेस्ट के करीब लाते हैं। ठीक है, सपोज करेंगे ये है जी हमारे पास ब्रेस्ट है, ठीक है, तो हम ये एक्सरे बीम इसको इसके बिल्कुल करीब ला के अब इस ब्रेस्ट को पहले प्रेस करेंगे किसी ऐसी चीज़ से कि ये बिल्कुल, अगर वो गोल ब्रेस्ट है तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए। ठीक है, उसको अच्छी तरह प्रेस करेंगे, वो बिल्कुल फ्लैट हो गया, और उसके बाद फिर हम जो है ना इसके ऊपर लो डोज मारेंगे ताकि हमें एक अच्छी इमेज मिल जाए। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के जो हमारे पास व्यू आएंगे। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQs है। एक हमारे पास होता है जी क्रेनियोकार्डल व्यू, ठीक है, नज़र आ रहा है क्रेनियोकार्डल व्यू, और एक हमारे पास होता है मीडियो लैटरल ओब्लीक व्यू। ठीक है, मीडियो लैटरल ओब्लीक व्यू। ठीक है, तो ये दो व्यू मतलब MLO मीडियो लैटरल ओब्लीक और CC। ठीक है, तो ये दो हमारे पास व्यू जो है ना आपको पता होने चाहिए। अच्छा, टाइप इसकी मेमोग्राफी क्या होती है, या हम इसको जो है ना वो एज अ स्क्रीनिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम पूरी एक जो है ना वो कम्युनिटी के अंदर मेमोग्राफी करने के आया कि हमें पता चल जाए किसी को कैंसर तो नहीं चल रहा। नंबर सेकंड पे अगर हमें पता चल गया कि फलां औरत को कैंसर है, तो एज अ डायग्नोस्टिक जो है ना हम इसको यूज़ है, तो स्क्रीनिंग मेमोग्राफी हो सकती है या फिर हमारे पास डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी हो सकती है। अगर सिम्टोमेटिक है तो डायग्नोस्टिक कहेंगे, अगर एसिम्टोमेटिक है तो ऐसी फीमेल को हम कहेंगे इसके अंदर स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि आया किसको है नहीं। स्टेप्स ऑफ मेमोग्राफी क्या क्या है, तो यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं कुछ स्टेप्स को, ये अमूमन पूछ लिया करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और आते थे। तो स्टेप्स के अंदर जो है ना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेप्स किसके, परेशान नहीं होना, एंड पे मैं बुक से आपको दिखाऊंगा मेमोग्राफी के। इसके अंदर कह रहा है कि सबसे पहले ना आप एक्सप्लेन करेंगे उसको प्रोसीजर। ठीक है, जो भी खातून आई है, ठीक है, उसको कहेंगे कि हमने जो है ना वो बॉयज़ प्लीज़ इस मामले में ज़रा सेंसिटिव रहना। ठीक है, उसे कहेंगे ये जो आपके ब्रेस्ट है ना इनको हम अच्छे से दबाएंगे। ठीक है, ताकि ये जो इनकी गोलाई है ये बिल्कुल फ्लैट हो के इतने बड़े हो जाएं ताकि हमें इजीली स्ट्रक्चर हो, पहले बता देना उसको। ठीक है, और आपके पास शेपरॉन लाजमी हो, मतलब एक फ़ीमेल खातून लाजमी हो ताकि वो कोई भी हरासमेंट का आपके ऊपर केस ना कर सके। ठीक है, नंबर सेकंड पे उसकी प्रॉपर पोजीशनिंग जो है ना वो ब्रेस्ट की आप कर लोगे। ठीक है,
और उससे कहोगे यार तुमने कोई भी गले के अंदर रिंग पहनी हुई है, कोई चेन पहनी हुई है, ठीक है, या अमूमन उनकी ना बरा के साथ कोई बक्सूआ वगैरह लगा होता है, ठीक है, तो वो उन्हें कहना वो बीबी उतार के आओ, वॉशरूम में जाओ उसको उतार के आओ, ठीक है। और रिमूव करना है जितने भी हमारे पास स्टील वाले बटन है, मतलब फॉरेन बॉडी, चलो हम लिख लेते हैं, वो रिमूव करने हैं, नेकलेस रिमूव कर दें। फिर आपने जो है ना वो ब्रेस्ट को अच्छे से कंप्रेस करवाना है मशीन के ज़रिए। फिर हमने क्या करना है, एक्सपोजर की सेटिंग करनी है, और फिर उसके ऊपर जो लो डोज जो है ना वो एक्सरे की उसके ऊपर बम्बार्ड करनी है, और आपने जो इमेज है ना वो आपको सेपरेटली जो है ना वो मिल जाएगी ईजीली, इतना सा है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि मेमोग्राफी कुछ साइन है, ठीक है। अब जब आपने इमेज ले ली है तो आप इस इमेज को देखेंगे तो आपको कुछ साइन मिलेंगे, इसे हम कहते हैं मेमोग्राफिक हमारे पास साइन है। अब इन साइन के अंदर दो है, या तो वो हो सकता है कोई भी, अगर तो फीमेल ठीक है तो कोई साइन नहीं है, लेकिन अगर कुछ खराबी है तो वो कुछ बिनाइन का दिखा सकता है, या फिर हमारे पास मेलिग्नेंट केस का हमारे पास दिखा सकता है, ठीक है। तो अब कैसे फ़र्क करेंगे कि आया कि ये मेलिग्नेंसी बिनाइन है या मेलिग्नेंट है। अगर तो वो बिनाइन होगी ना तो वो बिल्कुल बिनाइन, मतलब बैंगन की तरह गोल मटोल शरीफ ज़ादी यूँ कह लो, ठीक है। तो बैंगन की तरह हमारे पास क्या होगी, एक तो वो स्मूथ होगी मार्जिनल, ठीक है। नंबर सेकंड में हमारे पास क्या होगा, सफेरिकल बैंगन की तरह मैंने कहा ना, ठीक है, वो होगी। नंबर थर्ड पे हमारे पास वेल डिफाइंड बॉर्डर, आपको पता होगा हाँ ये इसका एक बॉर्डर ये है, एक बॉर्डर ये है, एक ये है, तो वेल डिफाइंड आपको अगर बॉर्डर मिल रहे हैं और साथ में उसका साइज़ जो है ना वो नॉर्मल से बैंगन की तरह जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, तो ये हमारे पास बिनाइन है। मलिग्नेंट में क्या है, मलिग्नेंट में कोई इधर जा रहा है, कोई इधर फैल रहा है, कोई इधर फैल रहा है, कोई इधर फैल रहा है, तो ये इरेगुलर होगी, ठीक है, इरेगुलर बॉर्डर, ठीक है। एलिप्टिकल हमारे पास बेजवी शक्ल, ये सफेरिकल गोल बैंगन था, ये एलिप्टिकल यूं 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 फैलता हुआ जा रहा है, ठीक है, ये होगा। फिर हमारे पास क्या होगा, डिफ्यूज, इसकी था हमारे पास वेल डिफाइंड मार्जिन, इसके हमारे पास क्या होंगे, डिफ्यूज्ड मार्जिन हमारे पास होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसकी कुछ मेमोग्राफी की रिस्क हैं, कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। कुछ खवातीन जो है ना वो डर जाया करती हैं इस प्रोसीजर से, जब उनके ब्रेस्ट को प्रेस करते हैं उनको पेन होती है, तो इसी वजह से मैं कह रहा पहले एक्सप्लेन कर लेना। वो परेशान हो जाती हैं, एनजाइटी, पता नहीं मेरे ब्रेस्ट के साथ क्या होना, काट तो नहीं देना, परेशानी होती हैं, ठीक है। और रिमेंबर एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि अगर वो लड़की 35 साल से कम है तो कभी भी आप उसके अंदर मेमोग्राफी नहीं करेंगे। वजह, आप एक 35 साल की लड़की को देख लो, ठीक है, और एक 45 साल की देख लो, 35 साल की लड़की के ब्रेस्ट हैवी होंगे, भरे भरे नज़र आएंगे, ठीक है। तो इस भरे भरे ब्रेस्ट के अंदर आप लो डोज एक्सरे मारोगे भी तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाई डोज हम मार नहीं सकते, ठीक है। तो इस वजह से अगर 45 साल से कम है तो हम मेमोग्राफी नहीं कर सकते। एक बात ये है, नॉट सो गुड एज अ स्क्रीनिंग, तो 35 साल से कम है तो हम स्क्रीनिंग के लिए मेमोग्राफी को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेस्ट क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, इसके अंदर ग्लैंड ज़्यादा है, डेंस ब्रेस्ट है, दोशीज़ा जो जवान लड़की उसका ब्रेस्ट बड़ा डेंस होता है, ठीक है। एक्सरे के ऊपर आपको विजुअलाइजेशन जो है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन था कि क्या ये मेल के अंदर कर सकते हैं, हाँ अगर मेल गैनाकोमेस्टिया का शिकार है, ठीक है, तो उसके अंदर होता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है उसके ब्रेस्ट को कंप्रेस करना, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो ये हमारे पास है जी किसके बारे में सारी बातें, मेमोग्राफी के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सीटी स्कैन, इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अमूमन केस आता है, यहाँ पे हम सीटी स्कैन को यहाँ पे बेसिकली डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आज मैं वाइट बोर्ड पे नहीं कर रहा क्योंकि वाइट बोर्ड पे देर हो जाएंगी और हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। सीटी स्कैन में बेसिकली हम करते क्या है, केस आता है कि बंदा आया वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, सबसे पहले इनिशियल टेस्ट कौन सा करोगे, रेडियोलॉजी, सीटी स्कैन करेंगे मेरी जान, ठीक है। ना आपने एक्सरे करना है, ना एमआरआई करना है, ना कोई और टेस्ट की, ना मेमोग्राफी करना, क्या है आपने सीटी स्कैन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन अगर की एक्सीडेंशियल केसेस में है ना हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास है, ठीक है। फिर अमूमन केस होता है कि प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, तो उसको जो है ना वो हो सकता है उसके शोहर ने बहुत ज़्यादा मारा, ठीक है, उसको मुक्के मारे हैं, उसके पेट के ऊपर टांगे मारी, या फिर वो कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में गिर गई है, बाइक के ऊपर बैठी हुई थी तो वो गिर गई है, एक्सीडेंट हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर भी आप मेरी जान सीटी स्कैन करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो लो डोज एक्सरे है ना वो हम बेसिकली यहाँ पे मारते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे पास लो डोज, जिस तरह मेमोग्राफी में है इसमें भी हमारे पास लो डोज एक्सरे है। अब
ये लो डोज एक्सरे प्रेग्नेंट में करेंगे तो इसी वजह से हमारे पास है कि फीटस के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं है। इस वजह से फर्स्ट लाइन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर जो है ना वो अगर कोई इंजरी के साथ आई है तो उसके अंदर हम फीटस के अंदर ये एक्सपोजर कम है। अच्छा, एक्सरे जो है ना वो एक तरह से ये है तो लो डोज एक्सरे ही ठीक है, लेकिन वो क्या है उसको हमने डोज उसकी कम कर दी है। अब लो डोज एक्सरे बेसिकली क्या करता है, ये एक हमारे पास गोल सी आपने अमूमन देखी होगी फिल्मों के अंदर, कौन सी फिल्म से यार, किक का आपने फिल्म देखी है ठीक है, सलमान खान की, ठीक है, उसके अंदर आई थिंक था यार एक दो और मूवी, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रही। गोल सी मशीन होती है, दरमियान में उसके बेड लगा होता है, पेशेंट को लिटाओ ठीक है, और उसके ऊपर जो है ना वो हमने ये मरीज़ लेटा हुआ ना ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या करना, लो डोज जो है ना वो एक्सरे मारनी है ठीक है। गोल सी मशीन होती है, वो यूं मशीन ऊपर से नीचे जो है ना जूम जूम करती है, घूमती है और वो लो डोज एक्सरे मारती है ठीक है। मशीन घूमेगी और उसके पास क्या है, यहाँ पे डिटेक्टर है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इसके पास हमारे पास मल्टीपल जो है ना वो डिटेक्टर्स लगे हुए हैं जो कि उस जो है ना एक्सरे को डिटेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या मिलेगा, सीटी स्कैन में आपको हमेशा 3D इमेज मिलेगी। बाकी सब में हमने 2D देखी है अभी तक, लेकिन यहाँ पे आपको 3D इमेज मतलब राइट लेफ्ट और ऊपर नीचे वाली इमेज मिल जाएगी ठीक है। अब सपोज करें ये इसका ये है ना बंदा है ठीक है, ये हमारे पास एक, सॉरी फॉर माई ड्राइंग, मेरी कोई अच्छी ड्राइंग नहीं है। तो सीटी स्कैन में क्या होता है बेसिकली, या हमारे पास एक्सियल सेक्शन में या कोरोनल सेक्शन के अंदर ठीक है, तो यूं करके जो है ना वो उसको एक, जिस तरह हमने स्लाइस नहीं काटते ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जो है ना वो स्लाइसिस के अंदर जो है ना वो बॉडी को छोटे 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 जितने छोटे पीसेज में वो काटेगी उतनी मशीन अच्छी है ठीक है, उसको काट देगी और हर पार्ट को जो है ना वो एक फिल्म आपको फिर एंड पे बना के देती है ठीक है। उसके ऊपर यूं सेक्शन बने होते हैं ठीक है, यूं करके यूं 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 फिर यूं 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 यूं, तो सर्जन यहाँ से देखता है पहला सेक्शन दूसरा तीसरा, उसको जहाँ पे डिफॉर्मिटी नज़र आती है ना वो वहाँ पे डिटेक्ट करे। तो यूं करके फिल्म के अंदर ना खाने बने होते हैं, आपने देखे भी होंगे अमूमन, तो उसके ज़रिए जो है ना वो स्लाइसिस आपको देख लेते हैं। तो 3D में जितने पतले स्लाइस उतनी ही अच्छी हमारे पास इमेज हमारे पास अल्लाह के फजल करम से बन जाएगी। तो सीटी स्कैन डिटेक्टर्स जो है ना वो माइनर से माइनर डिटेल जो है ना वो आपको देते हैं ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास वही है, अगर एयर होगी ठीक है, बोन होगी, सॉफ्ट टिश्यू हो गया, या फिर हमारे पास कोई फैट है तो उसकी जो है ना वो डिटेक्शन के अंदर हमें सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी ठीक है। अब ब्रेन की तमाम चीज़ें जो है ना, दिमाग के अंदर अगर हम सीटी मारेंगे तो आपको क्या मिलेगा, CSF ठीक है, और जो सॉफ्ट टिश्यू है भेजा जो है आपका वो फ्राई करने वाला है, तो उसके अंदर हमारे पास तो सीटी स्कैन जो है ना इन सॉफ्ट टिश्यू और CSF को अलग तरह से दिखा रहा है, सर्जन को पता चल जाता है हाँ ये इस तरह का ठीक है। तो उसकी अब्जॉर्प्शन का लेवल ही डिफरेंट होता है कि वो दिमाग की जो सॉफ्ट टिश्यू है वो अलग करेंगे, जो बाकी चीज़ें वो अलग करेंगे ठीक है। तो अब हमने जो है ना सीटी स्कैन के यूजेस क्या देख लिए, बेस्ट फॉर दी चेस्ट एंड एब्डोमेन सर्जरी ठीक है। चेस्ट के सीटी स्कैन हो गया, एब्डोमेन का तो हमारे पास बेस्ट है, हमारे पास एक्सरे से भी अच्छा है, तो हमारे पास ये एब्डोमेन और चेस्ट के लिए हो गया। अगर किसी को हेड एंड नेक की इंजरी है तो उसके अंदर भी आप उसको ठीक है सीटी स्कैन करें, ये नहीं कि आप उसको भेज दो जी MRI करवा के, वो MRI टाइम टेकिंग है, उतनी देर में बंदा फुड़क जाए तो फिर आप क्या करोगे ठीक है। इसके साथ सीटी स्कैन में है ना, सी से सीटी है, सी से हमारे पास क्या है कैंसर, तो कैंसर की डिटेक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैंसर की स्टेजिंग, ये MCQ जाता है, तो आपने कहना कि कैंसर की स्टेजिंग के लिए हमारे पास सीटी स्कैन जो है ना वो हम करते होते हैं ठीक है। टू गाइड द ट्रीटमेंट, अगर कोई ट्रीटमेंट के ऊपर है तो हमने सीटी स्कैन करना कि हमें पता चले कि कितना कैंसर इंप्रूव हुआ है ठीक है, तो गाइडेंस के लिए ट्रीटमेंट की ये हम सीटी स्कैन भी यूज़ कर लेते हैं ठीक है। तो साथ में हमने अगर कोई बायोप्सी लेनी है तो हमने कहते हैं सीटी गाइडेड बायोप्सी ले, एग्जैक्ट पॉइंट से जाके हम बायोप्सी ले लेना ठीक है, तो सीटी गाइडेड होगा ठीक है। और इसके अलावा हमने अगर बोन मिनरल डेंसिटी जो है ना वो देखनी है, जिस तरह मीनोपादल मोमेंट है उसके अंदर क्या होता है, ओस्टियोप्रोसिस होता है, तो बोन उसकी जो मिनरल डेंसिटी है ना वो हम किसके लिए चेक करते हैं, इन ओस्टियोप्रोटिक फीमेल के अंदर हम इसको चेक करते हैं। और साथ में अगर हेड इंजरी है तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन है प्रेग्नेंट फीमेल है। अच्छा, लिमिटेशन क्या है इसके अंदर ठीक है, कभी कभार हो सकता है कि या ना इसकी हाई डोज, ये जो इवन है तो लो डोज, लेकिन बहुत से लोग इसको सिकनेस हो जाती है इसको रेडिएशन की, तो वो ये भी एक है। एनजाइटी है, मशीन जब अमूमन लेटता है ना मशीन के अंदर, वो कहता है पता नहीं मैं कब्र में जा रहा हूँ ठीक है, तो एनजाइटी एक बड़ी है। इसके लिए हाई इक्विपमेंट, देखो इतनी बड़ी मशीन लगाने पूरा कमरा चाहिए, हाई इक्विपमेंट चाहिए, एक्सपेंसिव है ठीक है, और प्रॉपर प्लेस चाहिए, प्रॉपर एक बंदा चाहिए जो इसको जो है ना वो हैंडल कर ले ठीक। कभी कभार वो कहते हैं सीटी स्कैन को भी ना हमें इन्हांस करना पड़ता है, कभी नॉर्मल सीटी स्कैन है ना हर चीज़ का एक अपग्रेडेड लेवल होता है, तो उस अपग्रेडेड सीटी स्कैन को हम कहते हैं सीटी
विद कंट्रास्ट करवा के आओ मेरी जान, ठीक है। तो कंट्रास्ट के जरिए करने में हमने अगर क्या करना है, कब करवाते हैं, अगर हमने वाल ऑफ द ल्यूमन जो है ना उसको देख रहा है तो हम सीटी विद कंट्रास्ट करवाते हैं, हमें वाल ऑफ तो वो ब्राइटन उसको कर देता है। एक हमारे पास एक और लफ्ज़ इसमें लिखा हुआ है ट्राई फेस सीटी स्कैन। ये क्या होता है? TRIPHASE, ट्राई फेस सीटी स्कैन। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक होता है जी आर्टीरियल फेस, एक होता है जी वीनस फेस, और एक हमारे पास होता है मिक्स्ड। ये 3 फेज, आर्टरी, वेन और हमारे पास उसका एक मिक्सचर एक मिला के लगा दे, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, वेसल में ना हम बेसिकली ये जो जितने भी ब्लड वेसल हैं उसके अंदर हम एक डाई इंजेक्ट कर देते हैं। ट्राई फेज है ना, 3 चीज़ें हमने देखनी है। डाई को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और तो हमारे पास जो है ना वो डाई कहाँ पे जाएगी, यहाँ से हमारे पास बेसिकली उसके खूबसूरत से दिल के अंदर जाएगी, दिल से आर्टरी के अंदर जाएगी, आर्टरी से जो है ना वो हमारे पास कहाँ पे जाएगी, कैपिलरीज, कैपिलरी से हमारे पास वेन, वेन से हमारे पास क्या जाएगी वो लीवर के पास, लीवर से इन्फीरियर वेन अगर दोबारा जो है ना वो राइट एट्रियम में आएगा। तो हमने अगर अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अगर हमने लीवर की पैथोलॉजीज़ को देखना है, ठीक है, यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ इसको कि ट्राई फेसिस के अंदर हमने लीवर की पैथोलॉजी जो है ना इसको देखना होता है, ठीक है। तो लीवर पैथोलॉजी देखने के लिए हम डाई डालते हैं, डाई जो है ना वो आर्टरी से वेन से होता हुआ फिर वो इन्फीरियर वेन का में यहाँ से गुजरेगा, हमें जितनी भी लीवर की पैथोलॉजी है वो कुड़ुक करके नजर आएंगे, हम सीटी मारेंगे पता चल जाएगा, ईजी हो गया। फिर इसी के साथ हमारे पास एक और है सीटी एंजियोग्राफी। एंजियो मतलब कोई भी वेसल, एंजियोग्राफ, एंजियो जहाँ पे वेसल, तो हमने क्या करना है, डाई इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके साथ हम क्या करते हैं, सीटी स्कैन उसके अंदर ना वो वेसल के अंदर लेते हैं, तो जो वेसल है ना वो ब्राइटन हो जाती है। अगर किसी के अंदर जो डी वेन थ्रोम्बोसिस या कोई भी पल्मोनरी के अंदर है, लंग्स की जो वेसल है उनके अंदर मसला है, तो हमें वो इजीली पता चल जाता है। इसे हम कहते हैं CTPA, पल्मोनरी एंजियोग्राफी जो है, CTPA जो है ना वो हमारे पास होती है, ठीक है। ये इजीली हमारे पास डिटेक्ट हो जाती है। फिर हमारे पास है जी लास्ट पे एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI, ठीक है। ये समझने वाली थोड़ी सी है, MRI में ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, वरना ये ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो जब भी MRI का लफ्ज़ आएगा तो मतलब मैग्नेटिक है, नाम में ही काम है, ठीक है। हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ चीज़ को रेजोनेंस करवानी है, ठीक है, ओसिलेट करवाना है, उससे जो हमारे पास इमेज होगी उसे हम कहेंगे MRI। खोल के मैंने बयान कर दिया ना। होता क्या है, आपकी जो इंसानी बॉडी है, ठीक है, ये सपोज करें एक खूबसूरत सी बॉडी है, ठीक है, ख्याली। अब इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन भरे हुए हैं, प्रोटॉन भरे हुए हैं, पॉजिटिव 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 यू भरे हुए हैं। अब जब हम इसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस बंदे को लेके आएंगे, ऐसी मशीन जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर लेके आएंगे, तो ये प्रोटॉन जो बिखरे हुए थे वो एक लाइन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो इधर आ रही है इधर से इसके इन्फ्लुएंस में प्रोटॉन क्या करेंगे कि इकट्ठे हो जाओ, वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे। जब ये अरेंज कर लेंगे, सपोज करें उन्होंने ये अरेंजमेंट की है, ठीक है, पहले यू बिखरे हुए थे, कोई यहाँ पे फिर रहा, कोई यहाँ पे, अब यहाँ पे अरेंजमेंट कर दी, इसके ऊपर मैं मेरी जान मांगूंगा मैग्नेटिक रेजोनेंस है, आर से हमारे पास क्या आएगा, रेडियो वेव, ठीक है। तो इसके ऊपर हम मानेंगे रेडियो वेव जो अरेंज प्रोटॉन है। जब रेडियो वेव मारेंगे तो प्रोटॉन जो है ना एकदम से जो है ना वो बिखर जाएंगे। जाहिर बात हमने बाहर से उसको पुश किया तो कोई प्रोटॉन इधर आ गया, कोई इधर आ गया, कोई इधर आ गया, कोई इधर आ गया। अब हम अचानक से रेडियो वेव जो है ना वो फिर बंद कर देंगे। जब ये रेडियो वेव बंद की है तो ये जो बिखरे हुए हाइपर एक्साइटेड है ये दोबारा से कहेंगे अरेंज हो जाओ, अरेंज हो जाओ। रिमेंबर मैग्नेटिक फील्ड हमारा वैसे का वैसे स्टेब्लिश है, वो जब एक लाइन में आए हमने रेडियो वेव मारी फिर ख़त्म की, जब रेडियो वेव मारी थी वो डिस्पर्स हुए, जब ख़त्म की तो वो दोबारा उसी पोजीशन में आ गए। जब वो दोबारा उसी पोजीशन में आएंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ एमिट करेंगे, ठीक है। जब वो जो चीज़ एमिट करेंगे, प्रोटॉन जो अभी कार्रवाई करके जब वो रीअरेंज होती हैं, ठीक है, तो वो एक ख़ास तरह के हमारे पास सिग्नल रिलीज़ करते हैं। होपफुली मैं अपनी बात समझा पाऊँ, जिसे ना समझा वो रिवाइंड करके वीडियो को थोड़ा सा देखे, ठीक है। हमने मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग में बंदे को बिठाया,
जो उसके डिस्पर्स प्रोटॉन थे वो रेंज में आ गए बंदे के पुत्रों की तरह। फिर हमने आर से रेडियो वेव मारी इसके ऊपर, डिस्पर्स हुए, फिर रेडियो वेव फ़ौरन ऑन करके बंद की, ठीक है। तो वो दोबारा प्रोटॉन अपनी जगह पे आए और उन्होंने कुछ एमिट सिग्नल किए जिनको हमने डिटेक्ट कर लिया और उन डिटेक्ट करके हमने उसकी एक इमेज बना दी जिसे हम कहते हैं। तो इन सिंपल वर्ड, सबसे पहले जो डी अरेंज्ड थे प्रोटॉन उनको हमने अरेंज किया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, फिर उसके ऊपर रेडियो वेव्स मारी, फिर वो डी रेंज हुए, फिर रेडियो वेव हमने ख़त्म की तो फिर वो दोबारा रीअरेंज हो गए। तो रीअरेंज हुए तो जो सिग्नल उन्होंने एमिट किया है वो हमने जो है ना डिटेक्ट कर ली। इतनी सी बात है, कोई है मुश्किल इसमें, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना वो कह रहा है कि दो तरह की हमें इमेजेस मिलती हैं एमआरआई में, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि एमआरआई की इमेजेस जो है ना वो दो, एक हमारे पास होती है T1 वेटेड इमेजेस, ठीक है, और एक हमारे पास होती है जी T2 वेटेड हमारे पास इमेजेस होती हैं, ठीक है। कितनी स्ट्रेंथ की रेडियो वेव दी है और कितनी देर बाद इसको डिटेक्ट किया है, ठीक है, ये एक तो मैटर करेगा। उसकी बुनियाद के ऊपर हमारे पास ये आएंगे और कुछ जगह पे फैटी टिश्यू को देखना है, कुछ जगह पे फ्लूइड को देखना है। तो इस हिसाब से हमने स्ट्रक्चर को ना प्रोमिनेट करना है, ठीक है। तो इन प्रोमिनेंसी और उसके चक्कर को देखते हुए हमने दो तरह से इसको डिवाइड कर दिया। जो T1 वेटेड है ना, इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, ये इसको हम कहते हैं, मैंने याद किया T1 है ना, तो हमारे पास एक त्यारा होता है F16, ठीक है। तो F16 में 1 आ रहा है, मैंने यूं याद किया, तो F16 त्यारा 1 आ रहा है पाकिस्तान का जो त्यारा, उसके अंदर क्या है F आ रहा है। तो T1 वेटेड जो है ना वो फैट के लिए हमारे पास होगी, ठीक है। तो फैट को अगर हमने देखना है तो इसको हम T1 वेटेड का दूसरा नाम क्या हो गया, फैट वेटेड इमेजेस हम इसको कहेंगे, ठीक है। हमेशा ये मुझे भूल जाता था, मैंने यूं याद किया होगा फैट वेटेड हमारे पास इमेज होगी। इसके अंदर आप देखो फैट जो F16 क्या है, ये त्यारा है, त्यारा उड़ेगा तो इसका मतलब है लाइट वेट है ये, ठीक है, जो उड़ सकता है। तो फैट हमारे पास यहाँ पे इस इमेज में क्या नज़र आएगा, लाइट नज़र आएगा, मतलब वो रोशन नज़र आएगा। तो जो बाकी फ्लूइड होगा वो वहाँ पे क्या होगा, पानी, वो डार्क नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम क्या देख सकते हैं T1 वेटेड इमेजेस में, कोई भी स्ट्रक्चर की एनाटॉमी जो है ना, ठीक है, उसको देखना है तो हमने क्या करनी है, T1 वेटेड एमआरआई देखनी, इजी हो गया। F16 याद कर लेना, F16 में एक आ रहा है तो T1 वेटेड इमेज, त्यारा हल्का होता है तो फैट हल्का है, ठीक है, तो वो लाइट है, तो वो बाकी उसको डार्क करके उसके लिए हमने एनाटॉमी देखनी। T2 वेटेड में क्या होता है, ये हमारे पास होता है जी 2 नंबर, यूं कहने के पानी जो है ना वो अब 2 नंबर हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके कहते हैं कि वाटर वेटेड इमेजेस, इसको हमने फैट कहा था, इसको हमने वाटर वेटेड कहा है। अब इसका बिल्कुल उल्टा कर दो, यहाँ पे जो वाटर होगा, पानी, वो लाइट नज़र आएगा, ठीक है, जबकि जो फ्लूइड है, ठीक है, वो हमारे पास, यानी फ्लूइड या वाटर, इसको हम एक ही बात कर रहे हैं, वो लाइट नज़र आ रहा है। जबकि जो हमारे पास फैट है, अब यहाँ पे फैट को जला देना है, वो आपको डार्क नज़र आएगा, ठीक है। तो पानी कहेगा मैं फैट को जला दूंगा, तो फैट डार्क, यहाँ पे वहाँ बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया ना, ठीक है। तो ये हम किन जगह पे करते हैं, अब ये हमने अगर कोई पैथोलॉजी देखनी है, टू चेक दी पैथोलॉजी, तो हम कौन सा स्कैन करेंगे, T2 वेटेड। टू चेक दी एनाटॉमी, T1 वेटेड। T1 हल्का फैट, F16 त्यारा, फैट लाइट होगा, फ्लूइड डार्क होगा। T2 2 नंबर पानी है, वाटर बेस्ड है, जो वाटर है वो लाइट होगा, जबकि जो उसका भी अपोजिट कर दो, जो फैट है वो हमारे पास जला देना है आपने, ठीक है। और जलाने में हमारे पास क्या है, पैथोलॉजी आएगी, तो हमारे पास पैथोलॉजी का स्ट्रक्चर में, अगर किसी को ये समझ आ गई है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, जो भी करना है कर देना, जोर लग गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है हमारे पास एमआरआई के, एक तो ये है कि कोई ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन, रेडियो वेव्स हमने मारी है ना, ठीक है, तो वो कोई ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, कोई आर्टिफैक्ट्स हमारे पास नहीं हुआ, ठीक है। इमेज जो है ना वो मल्टी सेक्शन के अंदर आपको जो है ना वो, आपने अगर एमआरआई रिपोर्ट देखी हो तो आपको मल्टी सेक्शन के अंदर जो है ना इमेज मिलती है। गिव डिटेल एनाटॉमी, ये वाली देख रहे हो, हमने एनाटॉमी डिस्कस की और डिटेल पैथोलॉजी हो गया, तो ये इसी से यही आप सारे के सारे एडवांटेजेस लिख देंगे। मोर सेंसिटिव होगा, ठीक है, क्लियर इमेज आपको नज़र आएगी। जिस तरह हमने सिटी के अंदर कंट्रास्ट सिटी किया था ना, हमने कोई डाई डाली थी, इस तरह हमारे पास एमआरआई की एडवांस फॉर्म भी होती है जिसे हम कहते हैं कंट्रास्ट, हमारे पास MRI,
ठीक है। तो इसके अंदर सीटी के अंदर हम यूज़ करते हैं यूरोग्राफिन डाई, लेकिन एमआरआई के अंदर हमने क्या करना है, गैडोलिम जो है ना, GADOLMIUM, इस तरह करके गैडोलियम या जिसको जो भी पढ़ लो, मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने जो है ना वो जी करता हुआ जो है ना एमआरआई जो है ना वो मार देनी है उसकी, ठीक है। तो ये मैंने यूँ याद किया हुआ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन यही है कि उसको करना है, ठीक है। एमआरआई में अगर हमने वेसल को देखना है, जिस तरह सीटी के अंदर सीटी एंजियोग्राफी देखी थी, अगर हमने एमआरआई के अंदर वेसल को देखना है तो इसको हम कहेंगे MRA, ठीक है, MRA, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, ठीक है। तो इसका मैं लिख देते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी। अगर वेसल की पैथोलॉजी तो एमआरआई करोगे तो उसको एमआरआई लिखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर खूबसूरत बात यह है कि इसकी एंजियोग्राफी के लिए हमें कोई डाई की ज़रूरत नहीं है। सीटी के अंदर हमने डाई डाला था ना, यहाँ पे हमें कोई भी डाई की अब यहाँ पे वेसल के अंदर नहीं डालनी, ब्लड वेसल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं, जो प्रोटॉन है उसकी अरेंजमेंट चेक कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो एमआरआई है उसके अंदर जब हमें वेसल चेक की, जिसे हम एमआरआई कहते हैं, तो एमआरआई का फ़ायदा क्या हुआ, हमें कोई भी प्रिक नहीं करना पड़ा, कोई टीका नहीं लगाया, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, ठीक है, नो कैनुला, नॉन इन्वेसिव, बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारे पास एमआरआई के बारे में आ गया। नेक्स्ट आपने एक लफ्ज़ सुना होगा MRCP, ठीक है। अमूमन सर्जरी के वार्ड के अंदर जब कोलिसिस्टेक्टमियाँ कर रहे होते हैं तो MRCP, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी, MR कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी, ग्राफी मतलब कोई तस्वीर बनाई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस के अंदर कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी, पेंक्रियाज और कोलेंजियो मतलब लीवर से कुछ ना कुछ मिलता जुलता है। जब भी बिलरी स्ट्रक्चर और पेंक्रियाज को देखना है ना तो MRCP करेंगे, ठीक है। बिलरी स्ट्रक्चर प्लस पेंक्रियाज, ये जो डॉक्टर अफान कैसे रही है, MRCP बड़ा लगा होता है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी इसको हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब कभी कभार ना हमें डाई डालना पड़ जाता था क्योंकि हमें वेसल बहुत बरीक होती हैं, ठीक है, ताकि हम ना स्टेजेस MRCP हम स्टेजिंग कर सकते हैं, ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ कर सकते हैं, कोई भी और पैथोलॉजी है उसको लेकिन लिमिटेशन क्या है इसकी। अब डॉक्टर अफान कैसे के बाद कितना महंगा सेटअप है तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। आपको मुल्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, MH CMH में इधर ही बस होगा और कहीं नहीं होता, ठीक है, बड़े बड़े जाएंगे। तो इसको फिर हम कभी भी, ये एक टाइम कंज्यूमिंग है, कम से कम आपको MRI और ये सारा करवाना 45 मिनट चाहिए। तो आप कभी भी इसको एमरजेंसी प्रोसीजर नहीं, इसी वजह से CT स्कैन जो एक्सीडेंटल केसेस में CT करते हैं, MRI नहीं करते, तो यहाँ पे 45 मिनट तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, फिर रेडियो वेव मारने के लिए एक प्रॉपर उसकी प्रोटॉन की अरेंजमेंट करवानी थी हमारे पास। तो हमारे पास ये थे। अच्छा, इसकी लिमिटेशन क्या है MRCP की, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली होता है कि अगर कोई बंदा इम्प्लांट लगवा के आया हुआ है, ठीक, उसने दांतों के अंदर इम्प्लांट लगाया है, कान के अंदर उसका कोई इम्प्लांट है, कोकलियर इम्प्लांट, तो ये मेटेलिक चीज़ों के लिए जो है ना बड़ा खतरनाक है। एक्सरे में हमने उसके कहा कि नेकलेस अपना उतार दो, अपनी बरा उतार दो, अगर मेटेलिक कोई चीज़ उसके बटन शटन लगे हुए, अब उसके दांत ही मेटल के लगे हुए हैं तो कैसे उतरवाओगे, नो, किसी सूरत नहीं लगेगा, ठीक है। तो मेटेलिक, अगर उसने कोई हड्डी है उसके अंदर उसने रॉड डलवाया हुआ है, वो मेटेलिक होता है, स्क्रू लगे हुए हैं उसके, कैसे करोगे। तो ये लिमिटेशन है इसकी, कोक्लियर। वो उसको दिल का मसला है, उसने कोई पेस मेकर लगाया, तो अब क्या है, वो MRI करवाने के लिए पेस मेकर उतार देगा, नो। अगर उसको पेस मेकर लगा हो तो वो लगा रहेगा। और इवन अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा नहीं यूज़ करते क्योंकि ये खतरनाक है। तो CT स्कैन हम करते हैं प्रेगनेंसी में, MRI जो है ना वो बड़ा नहीं करते, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। लास्ट पे जो है ना वो हमने एक चीज़ रह गई है, वो है जी रेडियो, जो हमारे पास है ना न्यूक्लियर मेडिसिन, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन जो भी आप कहें इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बस इंशाल्लाह इसके बाद होगी, ठीक है। जो लोग अभी तक कंटिन्यू हैं तो बताना, मज़ा आ रहा है कि ये रहा, मुझे लगता है कि बहुत से लोग इंशाल्लाह इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। इसका लास्ट में हमारे पास है जी रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन, RADIO, रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन। मरीज़ आते हैं, ठीक है, उसके गले के ऊपर टॉक्सिक नोड्यूलर ग्वाइटर है, कैसे डिटेक्ट करोगे, एक्सरे करोगे, नो, MRI करोगे, नो, CT करोगे, नो। इसके लिए हमें ख़ास स्कैन होता है जिसे हम कहते हैं थायराइड स्कैन, ठीक है, थायराइड स्कैन, ये हमने करना है। अच्छा, मेरी मदर को हो गया था हाइपर थायराइडिज्म का ना थोड़ा सा इशू, तो मैंने कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल इधर लाहौर से जो है ना वो उनके स्कैन करवाए थे। फिर उन्होंने एक स्पेशल स्कैन था, उसका मेरे ख्याल में नाम पता नहीं गया था, वो
यहाँ पे है यूएचएस के साथ है अनमोल हस्पताल, ठीक है, जहाँ पे उमूमन जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं वहाँ पे वो बड़ा महंगा स्कैन था, ठीक है, लेकिन वो तो हमें चलो अल्लाह का शुक्र है वो फ्री हो गया, ठीक है। तो वो स्कैन जो है ना वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थायराइड के लिए हमें स्कैन करवाना होता है ना, नो सीटी, नो एमआरआई, नो कुछ और। इस स्कैन से हमें पता क्या चलता है, टिश्यू की एक्टिविटी पता चल आया कि वो हाइपर है, हाइपो है, क्या चल रहा है उसका, ठीक है। फंक्शनल स्टेटस ऑफ दी ग्लैंड जो है ना वो इन सिंपल वर्ड जो है ना आप इसके अंदर चेक कर लेते हैं, पता चलता है कितना एक्टिव थायराइड ग्लैंड है। वो ग्लैंड इस दौरान कुछ ऐसी चीज़ें एमिट करता है, ठीक है। जब हम उसको कोई रेडियो एक्टिव देते, सपोज थायराइड है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसे नमक ऐसा खिलाएंगे आयोडीन 131 जो कि रेडियो एक्टिव है आयोडीन। जब ये खाएगा तो उसके थायराइड ग्लैंड में T3 और T4 की सिंथेसिस के लिए यही आयोडीन वो यूज़ करेगी बॉडी। तो ये जब यही आयोडीन यूज़ करेगी तो जो जो चीज़ें वो एमिट करेगी वो हम वो ना डिटेक्ट कर लेंगे जो जो चीज़ें एमिट हो रही हैं। सिंपल सी बात है, पता चल गया। तो ग्लैंड अगर ओवर एक्टिव है तो वो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है ना वो उसके अंदर से जो गई है वो रेडियो एक्टिव T3 और T4 भी उसके रेडियो एक्टिव बना, मतलब हार्मोन भी उसके रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। जो आयोडीन यूज़ की है वही प्रोडक्ट ही निकलना है ना, ठीक है। तो जो T3 T4 है वो हमारे पास क्या रिलीज़ कर रहे होंगे, वो मेरी जान आपके गैमा रेडिएशन जो है ना उसको रिलीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर तो वो हाइपर का है तो वो एमिट करेगा, इट विल टेक ऑल दी रेडियो, जितनी हम उसको रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे वो सारी की सारी लेगा। हाइपर है तो उसने ज़्यादा बनाना है तो वो सारी की सारी जो ना आयोडीन आपके उसके गैमा रेज सेक्रीट कर रही होगी यहाँ पे T3 T4, ठीक है। अगर हाइपो है तो फिर वो लेस डोज लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वही है। अच्छा यही अगर हमने रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैनिंग हमने बोन के लिए करवाना है ना, तो इसके लिए हम कौन सा रेडियो एक्टिव यूज़ करें, ये MCQ है। टेक्नीशियम जो है ना वो 99 जो है ना वो हमने यूज़ करना है, ठीक है। फिर अगर दिल के लिए करना, ये मैंने अपने बाबा का करवाया था थेलियम स्कैन, ठीक है। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस, प्लीज़ अगर दुआ कर दीजिएगा मेरे बाबा के लिए, ठीक है। थोड़ा सा इमोशनल हो मोमेंट है लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि उनकी बख्शिश के लिए थोड़ी बहुत दुआ कीजिएगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितनी उनकी खिदमत कर सकें हम पूरी फैमिली मेम्बर हमने की, लेकिन जो अल्लाह पाक को मंजूर होता है जाना तो हर किसी ने एक है, लेकिन ये खुशी है कि हमने अच्छी तरह से उनको रुखसत किया है, उनकी बहुत सी ख्वाहिशात पूरी की, खिदमत की है। आप भी अगर अपने पेरेंट्स आपके हयात हैं तो प्लीज़ उनकी खिदमत करें। अगर कोई एक भी चला गया है तो उनकी लिए दुआ कीजिए, दूसरों को कहें और उनके लिए कुछ ना कुछ जो है ना सदका करते रहा करें, ठीक है। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ माल जान में मज़ीद बरकत दे, आपको मज़ीद इज़्ज़तें बख्शे, ठीक है। तो मायोकार्डियल थेलियम स्कैन ये मैंने करवाया था, मैं खुद साथ गया था पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, ये जो सिम्स मेडिकल कॉलेज है सर्विसेज इसके बिल्कुल साथ है पंजाब इंस्टीट्यूट। बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है इसका, अगर आपकी अप्रोच ना हो तो फिर बस मेरी जान रुल जाते हो आप, ठीक है। तो ये थेलियम स्कैन होता है। फिर हमारे पास रीनल के लिए हमारे पास क्या होता है, DTPA डेप्टा जो है ना, जिस जो भी कहते हैं, तो गुर्दे जो है ना वो डिप्टी के, मैंने यूँ याद है डिप्टी के गुर्दे जो है ना वो हमने करने हैं, ठीक है। लीवर के लिए हमारे पास क्या होता है, हड हराम जिगर जो है ना, वो कहता है हाँ जिगर कैसा है, तो वो जिगर जो है ना वो हड हराम हो गया। तो हाइडा स्कैन जो है ना वो लीवर के लिए होता है, ठीक है। पेट स्कैन जो है ना हमारे पास क्या होता है, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ये बेसिकली मिलेग्नेंसी को ब्रेस्ट के अंदर हम कर लेती हैं, कोई भी मिलेग्नेंसी है वो हम चेक करने के लिए। अच्छा एडवांटेज क्या है इसका, फंक्शनल इमेजिंग ऑफ ग्लैंड मिल जाती है, होल बॉडी इमेजिंग मिल जाती है, मोर सेंसिटिव मोर स्पेसिफिक। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि जब मैंने अपने बाबा का ये थीलियम स्कैन करवाया ना वो कहते हैं मेरे अंदर यूँ लग रहा है जैसे आग लग गई है, ठीक है। रेडियो एक्टिव चीज़ जो है ना ये ऑर्गन के लिए थोड़ी सी ख़तरनाक होती है, तो ये इसकी लो एक तो रेजोल्यूशन क्वालिटी हमने यूज़ करनी है और नॉन स्पेसिफिक हमें रिजल्ट आते हैं, ठीक है। 3 दिन तक वो मुझे कंप्लेन कर रहे थे यार तुमने क्या मेरी वेन में डलवा दिया है। हालांकि वो एक जो है ना लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उन्होंने जो है ना रिकमेंड किया था हमें कि ये कर लो, क्योंकि उनको कार्डिक इश्यूज़ थे, इस वजह से हमने फिर ज़रूर करवाया। लेकिन वो 3 दिन तक मुझे कंप्लेन करते रहे कि यार मेरी जिस्म से आग निकलती है। तो ये इसका एक नुकसान है कि पेशेंट जो है ना वो थोड़ा सा हो जाता है, डर जाता है एक तरह का, ठीक है। ये हमारे पास है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक जो है ना वो मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास एक स्कोर आता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं बीराइड स्कोर, बर्ड स्कोर या बीराड स्कोर, BIRADS, बीराइड स्कोर जो है ना ये हमने देखना है किसके अंदर, ये मेरी जान हम कहेंगे मेमोग्राफी के अंदर, ठीक है। बस हमारा लेक्चर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया।
मेमोग्राफी के अंदर जो है ना वो हमारे पास बिराइट स्कोर जो है ना वो हम करते हैं। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर यूँ कहना है कि 0 से हमारे पास 6 तक जो है ना वो स्टेजिंग करनी होती है। अगर तो समझ नहीं आ रहा, एनी अदर इमेज है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करवा लिया तो रिजल्ट इनकन्क्लूसिव है, कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा, तो बिराइट स्कोर 0 है। अगर वो आपके पास टेस्ट जो है ना वो नेगेटिव है बट नो हमारे पास ट्रीटमेंट जो है ना वो अवेलेबल, ठीक है, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, टेस्ट नेगेटिव और हमें ट्रीटमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो बिराइट स्कोर की 1 है। 2 में क्या होता है, उस बंदे को डिजीज़ तो है, पॉजिटिव है, लेकिन अभी वो ग्रो नहीं की, तो बिनाइन कंडीशन है जो 2 है, 2 नंबरी में बेंगन 2 नंबर है, ठीक है। 3 स्कोर कब होता है, जब बिनाइन तो है लेकिन आपने को खतरा है कि ये स्प्रेड कर देगा, तो आपने उसको फॉलो अप के ऊपर रखना है, 3rd स्कोरिंग के ऊपर। अगर 4th स्कोरिंग है तो हमें सस्पिशियस है कि ये खतरनाक हद तक खतरा है, तो हम इसके अंदर 4 के अंदर क्या करेंगे, बायोप्सी करवाएंगे। ये एमसीक्यू से बायोप्सी किसमें करवानी है, अगर बिराइट स्कोर जो है ना वो 4 है। फिर हमने मेमोग्राफी की और बिराइट स्कोर आपके पास 5 आ गया, मशीन ने बताया, तो ये हाईली सस्पेक्टेड मैलिग्नेंसी है, ठीक है, हाईली सस्पेक्टेड। इसके अंदर हम मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट इंटरवेंशन करनी है, ठीक है। अगर 6 है तो इसका मतलब आप बिल्कुल जो है ना वो काम तमाम हो चुका है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब मेलिग्नेंट हो गया, फैल चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेमोग्राफी के अंदर कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अभी मैं आपको बुक से एक चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक है कि एक एमसीक्यू रहता है कि जो हमारे पास एक सीटी स्कैन है ना, ठीक है, वो कितने एक्सरे के बराबर है। तो अगर आप 400 दफ़ा एक्सरे करवाओ ना तो वो एक सीटी स्कैन के बराबर, हालांकि इसमें है भी है लो डोज एक्सरे, लेकिन वो 400 दफ़ा एक्सरे कराने के मुतरादिफ है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ था न्यूक्लियर मेडिसिन के में। फिर हमारे पास एक अलारा प्रिंसिपल भी आता है, ALARA, अलारा प्रिंसिपल। ये बस एक छोटा मोटा है, कोई इतना है नहीं, बस नाम पता हो तुमको, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। ये हमने रेडियोलॉजी इधर से कवर की है, अल्लाह भला करे। रेडियो किधर गई है, लो, मेरा दिमाग ख़राब है या आपका। लो, पहला टॉपिक ही रेडियोलॉजी का है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने देख लीजिए, देखो, ओ माय गॉड, इसके पेजेस की तरह यार, एक तो ये बड़ा मसला है, मैं किताबें फाड़ दिया करता हूँ। ये लो जी, 1947 वाली मैंने निकाल ली है। तो इसके अंदर जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं ना, अल्ट्रासाउंड पढ़ाया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आलमोस्ट डिस्कशन कर दी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन 3 से 20 मेगाहर्ट्ज़ ये बात होगी, 3 से 5 मैंने लनत मारी थी, ठीक है, 5 से 10 मेगाहर्ट्ज़ ये। अब ये मज़ीद सुपरफिशियल वो बाकी टेस्टीज़ के लिए बता रहा, आई बाल के लिए हमने जो देखी थी 10 से 15 थी, ठीक है, वो मैंने बात बता दी है। बाकी लंग्स फ्लूइड वो बाकी बच्चों वाली बात है। कन्वेंशनल रेडियोग्राफ जिसे हम एक्सरे कहते हैं, इसका दूसरा नाम होगा, ये इस तरह का आपके पास स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक्सरे में ये बातें सारी बता दी। फ्लोरोस्कोपी के बारे में बता दी। कॉन्टीन्यूसली हमारे पास अगर वीडियो की फॉर्म में बनेगी तो वो फ्लोरोस्कोपी हमारे पास कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसने बात बता दी है। बेरियम स्टडीज़ हमने की हैं, एनीमा के ज़रिए बेरियम मील है या स्वेलो करना है, ओरोफेरेंक्स के लिए, लोअर एसोफेगस के लिए हमने पूरा मील उसको खिला देना है। अगर ऊपर से देखना है तो हमने ओफेरेंक्स ओसोफेगस के लिए बेरियम स्वेलो करवा देना है, ठीक है। बाकी एनीमा है और फॉलो अप है, डबल कंट्रास्ट बेरियम या म्यूकोजा को अगर देखना है तो हमारे पास ये है, ठीक है। और ट्यूमर अल्सरेशन है। मेमोग्राफी में ये देख रही हो, क्रेनियोकार्डल व्यू और MLO, मीडियो लेटरल ओब्लीक व्यू, ठीक है। तो ये दोनों व्यू आपको फिंगर टिप्स पे पता होने चाहिए। 2 टाइप्स होती है, स्क्रीनिंग हो सकती है या डायग्नोस्टिक हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो टाइप्स की पोजीशनिंग हो गया, कंप्रेशन करना है, एक्सपोजर की सेटिंग करनी है। मेमोग्राफिक साइन हमारे पास बता देता है कि ठीक है, मेलिग्नेंसी के अंदर बिनाइन है, मेलिग्नेंट है, पेन एनजाइटी हो सकती है पेशेंट को, वो सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कशन की हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छा ये बिराइट स्कोर ये मैं बता रहा था, नो एडिशनल इमेजिंग, ठीक है, मेमोग्राफी में। तो बर्ड्स के यूँ कर लो कि मेम, ठीक है, बिराइट स्कोर मेमो के लिए हमने करनी है, ठीक है। इसमें 0 है, 1 2 3 4, 6 में उसका मतलब है कि कैंसर हो गया, 5 में हाईली सजेस्टिव है, ठीक है, मेलिग्नेंसी, उसको 4 में सस्पिशियस है, बायोप्सी 4 में हमने करनी है, 3 में हमारे पास फॉलो अप रखना है, बिनाइन है, 2 में बिनाइन है लेकिन नॉन कैंसर है, 1 नेगेटिव है, और 0 में हमारे पास कोई एडिशनल इमेजिंग हमारे पास इवेल्युएशन नहीं हुई। सीटी हमारे पास आ गई, ये हमने क्या किया, सीटी स्कैन में लो डोज जो है ना वो एक्सरे हमने उसके अंदर मारी है, मैकेनिज्म में हमारी वो सारी बातें हमने कर ली हैं। यहाँ पे सीटी अगर एंजियोग्राफी की करवानी है वो होगी,
MRI हमारे पास ये होगी, मैग्नेटिक रेजोनेंस प्रोटॉन की वो सारी की सारी हमने करना है। इस तरह की मशीन होती है, बंदा घबरा जाता है इसके अंदर, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू के लिए हमने MRI करनी होती है, मेटेलिक। इसकी ये विदड्राज, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन ये हमेशा बार बार आती हैं, आपको पता होना चाहिए। पेस मेकर लगाया, कोक्लियर इम्प्लांट का, क्रेनियो एनोरिज्म क्लिप लगाया या मेटेलिक फोर्सेप है, ठीक है। तो वो फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर या क्लूस्ट्रोफोबिया जो है ना, अगर किसी को इसके बारे में पता है, मतलब उसको शदीद किस्म का खौफ आता है, तो इसमें इमेजिंग हो गया। बाकी एक्सरे एब्डोमेन है, ये है पेल्विक ट्रोमा के अंदर इमेजिंग ऑफ द ट्रोमा में वो कह रहा है हेड इंजरी है तो CT स्कैन करेंगे। अगर GCS 13 से कम है एट एनी बार, या GCS 13, 14 या 2 घंटे के बाद है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि हेड इंजरी में कब हमने CT स्कैन करना है, इफ़ नॉट नेसेसरी। तो वो कह रहा है अगर उसका GCS ग्लाइकोकोमा स्केल जो है ना, वो एट दी पॉइंट जब वो आया 13 से कम है, या 2 घंटे बाद 13 और 14 उसका है, 15 पूरा नहीं आ रहा, फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएंसी है, या फिर सस्पेक्टेड ओपन या डिप्रेस बेस फ्रैक्चर है, इसके अंदर हो सकता है। या मोर देन अगर एक से ज़्यादा उसको उल्टी आ गई है, वो है माइल्ड हेड इंजरी है, ठीक है, और 65 साल से बड़ा है, कोआगुलेशन या वारफेरन थेरापी के ऊपर है, डेंजरस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है, या गिरा है 1 मीटर से 5 या 5 सीढ़ियों से ऊपर, ठीक है, या फिर इजेक्टेड फ्राम दी चलती गाड़ी से गिरा है, एमेनेजिया हो गया अगर 30 मिनट से ज़्यादा है उसको, मतलब कि उसकी जो है ना वो मेमोरी जो है ना वो लॉस हो चुकी है, 30 मिनट से ज़्यादा वक्त हो गया है, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो है ना वो उसके CT स्कैन करके जो एवेल्यूएशन कर लेते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू नाइस जो है ना वो गाइडलाइन, ये भी एक दफ़ा MC UQ आई थिंक आया हुआ था, नाइस गाइडलाइन में हमने देखना है। तो GCS जो है ना मैं लिखते तो ये मैं भूल गया बताना, अगर वो 13 है एट दी पॉइंट, या फिर 2 घंटे बाद 13 और 14 आपको मिल रहा है, 15 पूरा नहीं आ रहा, अगर उसको जो है ना वो वॉमिटिंग 1 एपिसोड से ज़्यादा हो गई है, 5 सीढ़ियों से गिरा है, या फिर 1 मीटर की हाइट से गिरा है, ठीक है, वो या चलती गाड़ी से इजैकुलेट हुआ है, ठीक है, या फिर उसको 30 मिनट से ज़्यादा हो गया, उसकी मेमोरी लॉस है, या उसको वो वारफेरन की थेरापी के ऊपर है, या कोआगुलेशन डिसऑर्डर, तो उसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल ट्रॉमा के लिए एक्सरे है, फास्ट अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक है, पेरिटोनियल लिवाज के, ठीक है। बाकी CT स्कैन है, इमीडिएट सर्जरी है, पेल्विक ट्रॉमा और रीनल ट्रॉमा के लिए हमें CT वो बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये थायराइड है, बोन स्कैन, डेप्टर स्कैन, किडनी के लिए डेप्टा है, डिप्टी के किडनी, ठीक है, यूँ करोगे डिप्टी के गुर्दे, ठीक है। मायोकार्डियम थीलियम स्कैन है, हाइडा स्कैन, हड हराम जिगर, ठीक है, तो जिगर हमारे पास हड हराम है, दोस्त जो हैं वो हड हराम होते हैं मोस्टली। पोटेंशियल में कंट्रास्ट मीडिया है, हैज़र्ड आयोनाइजेशन है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हमने देख लिया है, पिन होल सर्जरी, बाकी वो बच्चों वाली बात है, इसको एक दफ़ा रीड करें। ट्रांसजुगुलर लीवर बायोप्सी एक कैथीटर है, प्रोसीजर है, एंजियोप्लास्टी हमारे पास आ जाती है, परकोटेरियस सर्जरी जिसके अंदर हम गाइडेड जो है ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थेराप्यूटिक एम्बोलाइजेशन है, ट्रांसड्यूरल इंटरपोट्रोसिस्टेमिक शंट टिप्स जिसे हम कहते हैं, ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन और बिलियरी स्टीनोसिस में परकुटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलिन, यहाँ पे देख लो सारा डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द टिप, लेकिन ये कोई इतना पूछता नहीं। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो इन योर पीशियस प्रेयर, होपफुली ज़्यादा नहीं तो बंदा ना चीज़ की कुछ ना कुछ, समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।